नमस्कार, मैं शैली मिश्रा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कहते हैं विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ है कि विज्ञान की पूजा पूरे विश्व में की जाती है। आज हम आपको विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की अद्भुत दुनिया से रूबरू कराएंगे। हम मौजूद हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा के कैंपस में, जहां एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की CFD डिवीज़न की वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए हम भी शामिल होते हैं इस संगोष्ठी में। भारतीय एरोनॉटिकल सोसाइटी के CFD डिवीज़न और स्पेस इंजीनियरिंग तथा रॉकेटरी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा में स्पेस 3 दिवसीय रिसर्च पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन 11 अगस्त को बतौर मुख्य अतिथि इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S. सोमनाथ और BIT मेसरा के कुलपति डॉक्टर इंद्रनील मन्ना ने किया। मौके पर उन्होंने बताया कि विगत कुछ वर्षों में भारत की अंतरिक्ष तकनीक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एक नए मुकाम को हासिल किया है। जो हमने ये प्रोग्राम स्पेस प्रोग्राम 1960s में स्टार्ट किया, उसके बाद ये 60 वर्ष में हमने जो किया है कि हमारे और विकसित देशों के बीच में जो गैप था स्पेस टेक्नोलॉजी में, अमेरिका से रशिया, यूरोप के बीच में जो गैप था, ये 40-60 वर्षों का गैप है टेक्नोलॉजी में और कैपेबिलिटी में, सब हमने ब्रिड्ज किया है। तो हम उन सबों के इतने स्केल में तो उतना सा नहीं होगा, फिर भी हमारे टेक्नोलॉजी का और कैपेबिलिटी हम उनके आसपास हमको मिले हैं कि हमने एक जो मिशन किया है रिसेंटली, और चंद्रयान मिशन है, जो मंगलयान मिशन है, ये तो एग्जाम्पल है कि हमारे टेक्नोलॉजी के सहारा से हमको ऐसे कॉम्प्लेक्स मिशन करने की ताकत है। और इस एक बार है कि हम सिर्फ एक ऐसा मिशन नहीं करते कि हम सभी टेक्नोलॉजी और लॉन्चिंग, सैटेलाइट का निर्माण और एप्लीकेशन डिज़ाइन सभी हम करते हैं हमारे भारतीय वासियों के नॉलेज से। पहले जो हम ये स्पेस प्रोग्राम शुरू किया, उसी समय हमने कई टेक्नोलॉजी हम रशिया से, अमेरिका से और यूरोप से के सहारा से हमने डेवलप किया है। अब हम एक ऐसे एक स्टेज में है कि हमको कोई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट है। और कई अनेक साइड टेक्नोलॉजी जो है, मटेरियल साइंस है, एनालिसिस है, सभी में हमने एक इतना प्रोग्रेस किया है कि हम वेरी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी बनाने की ताकत भी है हमारे साथ। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना काफी कुशलता पूर्वक किया है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि अमृत काल में अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से कई कार्यक्रम तैयार किए गए, जिनका दूरगामी परिणाम हासिल होगा। हमने हमारे चंद्रयान 3 का लैंडिंग के बाद आपने सुना होगा कि और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट भी किया है कि हम एक अमृतकाल में कई प्रोग्राम स्पेस में बनाएंगे। तो एक विशन, स्पेस विशन का लेआउट भी किया है। इसमें चंद्रयान सीरीज़ से हमने जो चंद्रयान 3 है, वहाँ चंद्रयान 4, 5 ये सब हम डिज़ाइन करेंगे, वहाँ जाके सैम्पल्स वापस जाने का और एक भारतीय वासी को वहाँ ला के लैंडिंग करने का, हमारा एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का, और ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का कंटिन्यूएशन के बारे में भी हम अपने ये प्लानिंग लिया गया। सो सभी के लिए हमने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है। इसमें कई एलिमेंट्स है। रॉकेट, अधिक ताकतशाली और पेलोड कैपेबल रॉकेट को डिज़ाइन करना है, बनाना है, और रीयूजेबल रॉकेट की निर्माण करना है कि कम हमारे कॉस्ट फिर कम हो जाए। हमारा साइंटिफिक मिशन है जैसे चंद्रयान और मंगलयान, आदित्य के समान, जैसे हमारा और कोई साइंस मिशन की प्लानिंग कर रहते हैं। हमारा जो गगनयान प्रोग्राम है और एस्ट्रोनॉट का होने वाले है, उसके गगनयान प्रोग्राम का कंटिन्यूएशन हो जाएगा, और स्पेस स्टेशन के और बारे में भी हमने सोच विचार कर रहे हैं और उसका डिज़ाइन भी तैयार किया है।
सो कई प्रोग्राम्स है, रेगुलर प्रोग्राम हमारा है एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, अर्थ ऑब्जर्वेशन का, रिमोट सेंसिंग का, साइंस मिशन का। उसके अलावा ये बिग विजन भी हमने ले लिया है 2047 तक। बीआईटी मिश्रा के कुलपति डॉक्टर इंद्रनील मन्ना ने कहा कि बेंगलुरु के बाहर पहली बार संगोष्ठी का आयोजन रांची स्थित बीआईटी मिश्रा में किया गया, जो संस्थान के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इस संगोष्ठी में एरोस्पेस से जुड़े तमाम तकनीकियों पर किए गए चर्चा के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से वैज्ञानिक, छात्र और रिसर्च स्कॉलर शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संगोष्ठी के आयोजन से संस्थान और प्रौद्योगिकी के बीच समन्वय को एक नई गति मिलेगी। उन्होंने इस क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का आग्रह भी किया। ये हमारे बहुत बड़े गर्व की बात है कि स्पेस इंजीनियरिंग रॉकेटरी ये पहला डिपार्टमेंट पूरे देश में जो कि सिर्फ स्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेटरी के ऊपर 1964 और ये हमारे 60th ईयर, तो अभी डायमंड जुबली है और इट्स अ कोइंसिडेंस कि हमारे बीआईटी मिश्रा का भी प्लैटिनम जुबली इसी साल में है। हम लोग 1955 में जर्नी शुरू किए थे। तो अभी वी आर वेरी प्राउड कि हमारे चेयरमैन इसरो हमारे साथ है और वो सिर्फ ना ही चेयरमैन है, आप सभी लोग उनको चेयरमैन इसरो की तरफ से देखते हैं। ही इज़ ऑल्सो अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट। तो उन्होंने खुद बहुत सारे साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस रखे हैं। तो अभी उनसे बात हो रही थी अभी इस कॉन्फ्रेंस के बीच में, और वो भी हमारे इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के बहुत एमिनेंट फेलो है। तो अभी उन्होंने खुद आग्रह किए हैं कि हमारे बीआईटी स्पेस इंजीनियरिंग रॉकेटरी के हेड और सीनियर साइंटिस्ट लोग जो हैं वो इसरो में जाके वीएसएससी और एलपीएससी त्रिवेंद्रम ये दोनों सेंटर्स में विज़िट करे, 2-3 दिन रहे और ऐसे कोई इश्यूज़, ऐसे कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम्स जो कि जॉइंटली किया जा सकता है वो आइडेंटिफाई करे and then we probably might sign an MOU, but more importantly हम यही चाहेंगे कि इधर कोई स्पेशल रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर एक सेंटर बनाया जाए। तो हम उनके पास आग्रह हमारे तरफ से ये रिक्वेस्ट रखे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे में इधर कोई स्पेशल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च सेंटर कुछ हम बनाएंगे, ताकि सभी देश को पता होना चाहिए कि स्पेस इंजीनियरिंग रॉकेटरी was established in BIT Mesra before ISRO was established. वो चेयरमैन इसरो बार बार इसके बारे में एक्नॉलेज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट का जुबिली है, हमारे बीआईटी मिश्रा का जुबिली है, इनका एरोनॉटिकल सोसाइटी उसका भी 75th ईयर चल रहा है। तो सब कुछ मिला के हम ज़रूर कोशिश करेंगे ताकि झारखंड स्टेट में ऐसा कोई बहुत अच्छे सेंटर बनाया जाए जो देश के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन आगे में रख सके। रॉकेटरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रियांक कुमार ने सीएफडी के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस क्षेत्र में लगातार विस्तार हो रहा है। कॉन्फ्रेंस जो है बहुत ही इनिशियल फेज से शुरू हुआ था, 1998 में शुरू किया गया था और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स उस वक्त ज़्यादातर एरोस्पेस से ही रिलेटेड रह रहा था। तो आज के समय में ये सिर्फ एरोस्पेस नहीं, ये काफ़ी ब्रॉड एरियाज़ में जा रहा है, ये मेटलर्जी के फील्ड में जा रहा है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स जो है आपका पॉलीमरिक मटेरियल में जा रहा है, 3D प्रिंटिंग की तरफ जा रहा है, बायोफ्लूइड्स में जा रहा है। तो इसके बहुत सारे मायने हैं, बहुत तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मैं ये आशा करता हूँ कि इससे हमारे बीआईटी संस्थान के बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, जो साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के, इसरो के, उनसे बात करके उनके जो टेक्निकल नो हाउ है उस चीज़ को जान के उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। आने वाले समय में जो छात्र यहाँ पे एडमिशन लेंगे उनके लिए एक तो रिसर्च जो कि पहले से चलते आ रहा है वो तो होगा ही, इसके साथ हमारा जो कोलैबोरेशंस, हमारा जो कोलैबोरेशंस हैं आईएसआरओ के साथ, डीआरडीओ के साथ, इसके तहत उनको सीखने का मौका मिलेगा, इनके तहत उनको काम करने का मौका मिलेगा, जो कि हम लोग बोलते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो उसी टाइप का
जो एनवायरनमेंट उनको यहाँ पर मिले। हालांकि यहाँ आप तो जानते होंगे हमारे डिपार्टमेंट बहुत पुराना है, 1964 से ये चल रही है, और हमारे यहाँ के अलमनस जो अलमनाई हैं वो इतने अच्छे पोजीशंस में हैं, रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन में, डायरेक्टर की पोजीशन में हैं। तो ये जो आज का कॉन्फ्रेंस है, जो अब से 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, इसमें हमारे कुछ जो पूर्व स्टूडेंट छात्रों भी आए हुए हैं और वो ऐसे जगह पे अभी हैं कि हमको गर्व होता है कि वो कहने कि वो यहाँ से पढ़े हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डॉक्टर प्रदीप दत्ता ने एरोनॉटिक्स के इतिहास और प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्कॉलर्स के सवालों पर जवाब भी दिया। What I am going to talk about is not like the pure CFD as we refer to the aerospace or aeronautical CFD. CFD actually got started, the history of CFD in aeronautics actually. The aerospace CFD, initially the codes were all written by the organizations, especially those who are designing rockets and designing the aircrafts and for various turbo machinery applications. But today CFD has spread to such an extent that from biological, medical field, then manufacturing, material processing, in which I had worked for a long time earlier, and then energy systems, then in designing of batteries, and you name it, anything, even 3D printing to be done, also CFD is used. So CFD, although we call it computational fluid dynamics, the word CFD refers to any kind of even multi-physics approach towards solving any problem which requires or we are solving basically transport equations. And even in electromagnetism, CFD is used, the CFD principles. So the power of CFD is just not limited to it. Started, the history is there, and that is where we started, but today it has spread to everywhere. So when I thought of what to present today, I chose a topic which is not very much the CFD in aeronautics, but it has something to do with spacecraft. So I'll be talking mostly about the thermal management. There is underlying CFD work in whatever I say, but I will not bore you with a lot of equations and algorithms or anything like that. But I would like to connect with a story, the small part which I could play, a part of a big story, that is of the spacecraft missions in India, which is a big part of ISRO's work. In this loop systems, I understand, I just learned from Dr. Somnath that essentially this capillary is sintered tube. So there will be a size variation of the pores and connectivity. So how do you take care of it? Is it just by statistical modeling, or that's first one. The second one is the PCM. You have limited choice, right? Depending on the temperature range you are referring to, depending on what amount of heat load you have and what would be the enthalpy of the material. So do you have a lot of choices, or can you synthesize materials depending on the kind of heat load? The wick material is the most important part of the material wise, the most important part of the system, and how it is made also. So normally it is a sintered wick. Nickel is what we use. So I had this slide, but I didn't show it at that time. So these are basically all the various materials. Now this sintered material, sintering is the process that we use, but the process has to be done very carefully to make sure. So it is not just the porosity, because the fluid has to flow through this as well. So there has to be continuous path
for the thing, because otherwise during the sintering process, if they are blocked, then there is a problem. Then at the places where they are evaporating, the meniscus, actually the pore size is very important. So the smaller the pore size, the more pressure that we can build, that is the capillary pressure we can build. So devices which are associated with the passive device, means passive cooling mechanism, that is at the other end, and we are using active mechanism at the opposite end of that one. And we are seeing that the PCM material has got very low thermal conductivity. Now, when we are talking about duty cycle, then the solidification will start from the portion which is associated with the active cooling. Now, by the time it reaches to the active, the source, heat source, it will take time. So, how do we tackle that issue? When the heat is applied over a certain temperature, and then it can start cooling and solidifying when that peak load is removed. So so the melting phase, the heat comes from the heat source side. So that is why it has to be designed, the heat flow paths for the melting phase. It has to quickly take the heat because otherwise the device temperature will shoot up. Now during the off peak load period, it has to come back for indication. That time the heat does not go back in the same path. So if you have designed the PCM for the heating only, then it will take a long time for it to dissipate the heat into the ambient or whatever the cooling device is. So that is why that heat flow path also has to be enhanced, and the heat sink has to be designed in such a way that we need to match the time scale for this duty cycle. इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्र, रिसर्च स्कॉलर और वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े अनुसंधानों और संभावनाओं पर अपने विचार प्रकट किए। I am attending Aeronautical Society of India CFD Division Symposium 2024 in Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi. This is, I am also holding the position of co-chairmanship of the Aeronautical Society of India CFD Division. Every year we used to hold this symposium in Bangalore, but this year we have taken a kind of decision to start holding symposium in other parts of the country, so that it gives a wonderful opportunity and platform for students, faculty, scientists and others who are working in this numerical simulations of fluid dynamics area. This is a wonderful opportunity. I came here 2 days back, and this is my second visit to the institute, and I find everything is very fine, and the Professor Priyank is the chairman of the present symposium. He has made wonderful arrangements along with his other colleagues and students. We have absolutely no problems, and last 2 days symposium is going on very well, and none other than Dr. S. Somanath, Chief of Space Research, Chairman of Space Science. He was chief guest yesterday, and we felt honored because of his presence, and everything is going on wonderful. And hereafter we are likely to take a decision that maybe once in 3 years at least we should hold this symposium outside Bangalore. मुझे ये मौका मिला ये सिम्पोजियम में पार्टिसिपेट करने का, तो काफ़ी खुशी हुई क्योंकि वापस ये जगह पे आने का मौका मिला। और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, यहाँ पे जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन सब के लिए ये सिम्पोजियम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। काफ़ी चीज़ें नई नई जानने को मिली, एंड इंटरेक्शन मतलब काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हुआ। और हालांकि एक एक फैसिलिटी को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है लोगों ने, तो मुझे लगता है कि ये क्षेत्र में लोगों की रुचि भी बहुत बढ़ेगी, एंड ये जो सिम्पोजियम है काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, काफ़ी लाभदायी रहेगा। Surprising to know that it coincides with the Platinum Jubilee celebration of the institute and Diamond Jubilee of the department.
Many of the past CFD symposia were conducted on a very grand scale, drawing the participation from countries like US, UK, France, Germany, Australia, and Japan. Apart from this, the CFD division has been organizing jointly Asian CFD conferences, and so far it has organized 3 Asian CFD conferences in years 1998, 2007, and the last one in previous year in 2023 at Bangalore. Also organized jointly were Saroj 2003, the Symposium on Applied Aerodynamics and Design of Aerospace Vehicles, and Spices 2009, the Symposium on Promotion of Indigenous CFD and Engineering Sciences. In addition to numerous educational workshops and regular courses for college students and working professionals. Today we gather here to share knowledge, exchange ideas, and foster collaboration that will drive innovation and progress in CFD. I encourage each one of you to actively participate and share your prospect. यह संगोष्ठी राज्य के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया द्वार खोलेगा। 3 दिवसीय इस संगोष्ठी में स्पेस रिसर्च पर कई नई जानकारियां प्रस्तुत की जाएंगी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेटरी डिपार्टमेंट न केवल देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अपना विशेष योगदान दे रहा है, बल्कि साथ ही इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।